हेलो एवरीवन। तो आई होप सब लोग की पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है, जोरों शोरों से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ के जून 22 जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, उनके बारे में। देखिए, बहुत अच्छी खबर है कि कंपनीज एक्ट में एज सच अमेंडमेंट्स नहीं है। बहुत ही नॉमिनल अमेंडमेंट्स हैं जो जून 22 के लिए एप्लीकेबल हैं। बट जो आईसीएसआई ने सप्लीमेंट डाला है उसमें जो मॉड्यूल है आईसीएसआई का, उसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रोविजंस, कुछ कंटेंट एड ऑन किया है उन्होंने। उसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 40 पेजेस का जो है सप्लीमेंट उन्होंने एड ऑन किया है। देखिए, अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अमेंडमेंट तो ना के बराबर है, हार्डली 2-3 सेक्शन में आपको अमेंडमेंट मिलेंगे। बट अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें इन्होंने एड ऑन कर दी है। तो क्या क्या चीज़ें एड ऑन की है वो मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें एड ऑन की हैं। तो ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। जून 22 एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, कुछ एक आध करेक्शंस करने हैं। लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। देखिए, इस चैप्टर के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट आईसीएसआई ने रिवाइज मॉड्यूल जून 22 का डाला है। उस रिवाइज मॉड्यूल में कुछ पॉइंट्स, कुछ एडिशंस इन्होंने डाल दिए हैं। तो क्या क्या चीजें एडिशन के फॉर्मेट में डाली है वो हम लोग यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक जो है कंपनीज एक्ट का डेवलपमेंट डाला है कि कैसे कैसे कमिटीज के रिकमेंडेशन आए और उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे कैसे कैसे कंपनीज एक्ट में डेवलपमेंट्स किए गए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कमिटीज रिकमेंडिंग चेंजेस टू द कंपनीज एक्ट, ये इन्होंने पॉइंट ऐड किया है। तो इन्होंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी कमिटीज डेवलप हुई थी और फॉर्मेशन की गई थी, उन्होंने किस किस टाइप के रिकमेंडेशन दिए और उनके बेसिस पे कब कब कौन कौन से एक्ट फॉर्म किए गए थे। तो वो सारे रिकमेंडेशन के बारे में आपके चैप्टर 1 में आईसीएसआई मॉड्यूल में एड ऑन किया गया है। एक बार जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री है ये, सिंपली कंपनीज एक्ट के कंसर्न में। वैसे ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता नहीं है, बट क्योंकि नया एडिशन है तो डेफिनेटली हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बातें जो आईसीएसआई मॉड्यूल में एड ऑन की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, कौन सी कमेटी की बात की जा रही है। भाभा कमेटी 1952। तो जो ये कमेटी फॉर्म की गई थी, ऑब्वियसली कमिटीज इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वही करती है। इन्होंने इस कमेटी में टोटल 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए थे। हाउ मेनी? 12 मेंबर्स। अब देखो क्या है, एमसीक्यू नहीं है तो इसलिए हमारे लिए एज सच एक एक कमेटी का फॉर्मेशन का ईयर अलॉन्ग विद उसमें कितने मेंबर्स है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं। एमसीक्यू पेपर्स में ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं, यहाँ पे इतना नहीं है। वैसे भी कंपनी लॉ का पेपर मोस्ट लाइकली केस स्टडी बेस्ड बनता है, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट इट्स ओके, एड ऑन है तो पढ़ लेते हैं। भाभा कमेटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की थी, जिसमें कितने मेंबर्स फॉर्म किए थे? 12 मेंबर्स फॉर्म किए थे, representing various interests under the chairmanship of Shri C.H. Bhabha, to go into the entire question of revision of Companies Act 1913। तो 1913 का जो कंपनीज एक्ट है उसको ऑल्टर करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए भाभा कमेटी फॉर्म की गई थी इन द ईयर 1952। कौन सा एक्ट था? कंपनीज एक्ट 1913। फिर उसके बाद 1957 में एक शास्त्री कमेटी फॉर्म की गई। अगेन वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किया था। और इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। और देखिए, ये जो कमिटीज है बेसिकली ये रिकमेंड करती है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग एक्ट है, उसमें क्या कमियां हैं, उनमें क्या चीज़ रिपील होनी चाहिए और फर्दर रिकमेंडेशन देती है, वो सारा इनका काम होता है। तो इसमें कौन चेयरमैन था? श्री A.V. विश्वनाथ शास्त्री। शास्त्री कमेटी है तो शास्त्री जो थे इसके चेयरमैन थे। To overcome such practical difficulties in its working as may have been encountered since it came into force, to remove such drafting defects and obscurities as may have interfered with the working of the Companies Act। तो Companies Act में जो जो प्रॉब्लम्स थी, डिफिकल्टीज थी, उसकी एप्लीकेबिलिटी में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली 1957 में शास्त्री कमेटी फॉर्म की गई। To ensure better fulfillment of the purposes underlying the act and to consider what changes in the formula structure of the act, if any। right? तो पहली कमेटी कौन सी हुई? भाभा कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी हुई? शास्त्री कमेटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेटी जो फॉर्म हुई 1978 में फॉर्म की गई थी, थर्ड कमेटी, दैट इज व्हाट? साचर
कमिटी। अभी साचर कमिटी जो है वो, उसमें कौन कौन लोग थे? अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही कॉन्स्टिट्यूट किया था, और श्री राजेंद्र साचर टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन व्हाट चेंजेस आर नेसेसरी इन द कंपनीज एक्ट 1956 with particular reference to the modifications which are required to be made in the form and structure of Companies Act 1956। जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट है 2013, उससे जस्ट पहले जो एक्ट था 1956, तो काफ़ी पुराना एक्ट था, उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो टाइम टू टाइम कई सारी कमिटीज़ बना करके उस पर बहुत सारे रिकमेंडेशन डिमांड किए गए थे। तो 1978 में कमेटी फॉर्म करके जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसमें रिकमेंडेशंस डिमांड किए गए थे। फिर उसके बाद 1997 में चंद्ररेट कमेटी बनाई गई थी, और चंद्ररेट कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर KR चंद्ररेट। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रीराइट द कंपनीज एक्ट 1956 to facilitate a healthy growth of India corporate sector under a liberalized, fast-changing and highly competitive environment। ये एक्ट जो है वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमेशा होना चाहिए। एक बार एक्ट पास हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फॉरएवर वही एक्ट फॉलो करते जाओगे। जो भी प्रेजेंट डेट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टाइम टू टाइम उसमें ऑल्टरेशन अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। इवन आज कंपनीज एक्ट 2013 आया था, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम जिस दिन आया था वैसा का वैसा फॉलो कर रहे हैं। हर 3-4 महीने में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है जिसकी वजह से उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कमेटीज फॉर्म करके भी उसमें रिकमेंडेशन डिमांड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चंद्ररेट कमेटी थी उनका फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव जो था बेसिकली वो यही था कि हम जो कंपनीज एक्ट हैं तो एकदम अप टू द डेट बना के रखें। रिसेंट जो भी अमेंडमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो रिकमेंडेशन से डिमांड की गई थी कि किस तरह से हम इसको एकदम आज के एनवायरनमेंट में, ग्रोथ के एनवायरनमेंट में इस कंपनीज एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर 2000 में इराडी कमेटी बनाई गई थी। वेश कमिटर चेयरमैनशिप ऑफ श्री जस्टिस बी Balakrishna Iradi has constituted a committee consisting of experts to examine the existing law relating to winding up proceedings of companies in order to remodel it in the line with the latest development and innovators in the corporate law and governance। तो यहाँ पे बेसिकली जो इराडी कमेटी ईयर 2000 में फॉर्म की गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स के कंसर्न में जो मॉडल है उसको वापस ठीक करना है। वाइंडिंग अप में बहुत परेशानियां थी, उन परेशानियों को रिमूव करके एकदम स्मूथ मैनर के अंदर वाइंडिंग अप वगैरह प्रोसेस को लेके आना था। फिर उसके बाद 2002 में जोशी कमेटी फॉर्म की गई थी, और इनका चेयरमैनशिप किसके पास था? श्री RD जोशी के पास। एग्जामिन द रिमेनेंट्स ऑफ द कंपनीज बिल 1997। तो जो कंपनीज बिल 1997 जो था बनाया गया था उसमें जो भी रिकमेंडेशन है उनके लिए जोशी कमेटी। तो आपने देखा ईयर टू ईयर बहुत सारी कमेटीज फॉर्म की गई हैं, और इस तरह से डिफरेंट कमिटीज डिफरेंट ईयर में बनाई गई और उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस डेवलपमेंट के लिए देते रहे। 2003 में नरेश चंद्र कमेटी फॉर्म की गई थी, और ये किसके? श्री नरेश चंद्र चेयरमैन थे। टू रेगुलेट प्राइवेट कंपनीज एंड पार्टनरशिप के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। तो हर एक कमेटी का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव के लिए कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। इन द ईयर 2005 ईरानी कमेटी बनाई गई थी, ईरानी है ना, और JJ ईरानी जो थे डायरेक्टर टाटा सन्स with the task to advising the government on the proposed revisions of the Companies Act 1956। तो JJ ईरानी के चेयरमैनशिप में ईरानी कमेटी यहाँ पे फॉर्म की गई थी। देन 2005 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी, वेश कमेटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने OP वेश टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म अंडर कंपनीज एक्ट 1956 टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो जहाँ पे कोई भी लिटिगेशंस है, कोई एक्शन लेने हैं, प्रोसिक्यूशन वगैरह करना है, उसको करेक्टिव करने के लिए ये कमेटी फॉर्म की गई थी। एंड लास्टली कंपनी लॉ कमेटी फॉर्म की गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनी लॉ कमेटी फॉर एग्जामिन एंड मेकिंग रिकमेंडेशन द गवर्नमेंट ऑन वेरियस प्रोविजन एंड इशूज पर्टेनिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड द LLP एक्ट 2008। तो टाइम टू टाइम बहुत सारी कमेटीज फॉर्म की गई, ईयर टू ईयर वो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए। कंपनीज एक्ट चाहे वो 1956 हो, 2013 की रिकमेंडेशन हो, 1913 हो, तो किसी भी टाइम पे जो जो एक्ट चल रहे थे उस टाइम पे उनमें रिवील करना है, ऑल्टरेशंस करना है, प्रोविजंस को चेंज करना है, ये सारे पर्पसेस से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कमिटीज को फॉर्म किया गया था। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जनरल थ्योरी है कि कौन सी ईयर में हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ है कि कब कौन सी ईयर में क्या क्या हुआ था। ठीक है,
एमसीक्यू नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई ईयर नहीं पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में कमेटी फॉर्म की गई थी या कौन इसका चेयरमैन कौन था, तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं, है ना। अब ओरिजिन ऑफ कंपनी लॉ बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं हमें पढ़ने का एज सच। अब देखो यहाँ पे सेक्शंस को रीड करना सिखाया, वैसे हमने पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया भी था कि कौन से चीज़ को कैसे रीड करना है, सेक्शन क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं, प्रोविजो क्या होते हैं, ये सारी बातें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट ये अभी फिलहाल चैप्टर 1 में एड ऑन किया है इन्होंने, तो देखिए क्या क्या बोलते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इज टू बी रेड विद रेलेवेंट रूल्स, राइट। ये मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि एक्ट कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जाता, अलॉन्ग विद क्या पढ़ा जाता है, रूल्स पढ़ा जाता है। शेड्यूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, शेड्यूल्स पढ़े जाते हैं, सर्कुलर्स पढ़े जाते हैं, क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय एमसीए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, एक्ट क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, तो वो सब हमने सीखा भी था। अभी फिलहाल इन्होंने डाल भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 135 इसका है सीएसआर, is to be read with company CSR policy rule 2014. Schedule 7 activities relating to CSR responsibility जो है, तो रूल पढ़ रहे हैं हम। Schedule 7 आपको याद ही होगा, CSR में हमने Schedule 7 की एक्टिविटीज भी पढ़ी थी। तो सेक्शन का एक्ट along with रूल्स, शेड्यूल एंड सर्कुलर्स या क्लैरिफिकेशन। टाइम टू टाइम एमसीए जो है किसी भी सेक्शन के कंसर्न में कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा होता है, तो उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स इशू करती है कि इसमें यही इंटरप्रिटेशन करना है, सब लोग अलग अलग कुछ कुछ किए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ जो है लोगों का इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, तो वो सारा सॉर्ट आउट किया जाता है सर्कुलर्स के थ्रू। तो सर्कुलर्स भी रीड आउट किया जाता है। रीडिंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ व्हाट इज दिस डेलीगेटेड? देखिए सारा काम पार्लियामेंट नहीं करती है, पार्लियामेंट एक्ट बनाने का काम करती है। जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था कि जब भी कोई भी एक्ट पास होता है, तो एक्ट पास होने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस होने की जरूरी होते हैं। सबसे पहले कोई बिल प्रपोज किया जाता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जाता है, जब बिल पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाता है, देन फाइनली एक्ट बनता है। इट्स ए लॉन्ग रन प्रोसेस। पहली बात तो हाउसेज में कोई भी चीज पास होना इटसेल्फ अपने आप में बिग डील होता है। तो अगर हम हर छोटी छोटी चीज के लिए हाउसेस के पास डिपेंडेंट हो जाए, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ जाएंगे और हम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली लॉ का नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ पावर डेलीगेटेड है। जैसे हम बात करें सेबी की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड काफी सारी चीजें किसको डेलीगेट की है? सेबी को। या एग्जैक्टली ऐसे हम बात करें आरबीआई की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड मामले हैं, फैमा वैमा के मामले, उनमें बहुत सारे पावर आरबीआई को डेलीगेट किए हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दिस इज कॉल्ड delegated legislation, right? So for example, when you read section relating to issue of capital, you should read the sections with company's share capital and debenture rules, company's prospectus and allotment of securities rule, besides other legislative aspect including the provisions of SEBI Act, SEBI ICDR regulation, LODR regulation, Depositories Act, dematerialization provision, and even the provisions of FEMA when the shares are issued to non-residents wherever applicable are required to be read in collusion. तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ लिया काम खत्म, नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। आपके बहुत सारे मल्टीपल एक्ट्स के अट्रैक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस के अट्रैक्शंस हैं, तो जहां जहां जो जो अट्रैक्शन आएंगे वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जब भी कोई भी प्रोविजन कंप्लायंस करें, जैसे लिस्टेड कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे, सेबी के प्रोविजन, आईसीडीआर के रेगुलेशन, जो जो एप्लीकेबल होंगे, एलओडीआर वगैरह, वो सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ब्रेकिंग सेक्शंस इनटू पार्ट्स एंड प्रिपेयरिंग नोट फॉर ईच सेक्शन। कंपनी लॉ इज सो वाइड दैट इट कैन नॉट बी इजीली रिमेंबर्ड ओनली आफ्टर ओनली वन रीडिंग, है ना। अब ये रिकमेंडेशन में दिया स्टूडेंट्स में मेक नोट्स फॉर ईच टॉपिक, तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, तो ये बातें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है हमें। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो दे रखे हैं, इंटरप्रिटेशंस जैसे प्रोविजन, प्रोवाइडेड करके बहुत सारे, जैसे सेक्शन में कुछ लिखा होता है उसके बाद नीचे प्रोवाइडेड फर्दर दैट करके हम पढ़ते हैं। तो प्रोविजो क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्ट, राइट।
तो ये बात हम वैसे इंटरप्रिटेशन में ऑलरेडी जानते हैं, बट इन्होंने क्लियरली डाल दिया चैप्टर 1 में, तो ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं. अ क्लॉज एज इन अ डॉक्यूमेंट या स्टैट्यूट that begins with the word provided that is called proviso. The term proviso is defined as a clause making some condition or stipulation. A clause in a statute, deed or other legal document introducing a qualification or condition to some other provision, frequently the one immediately preceding the proviso itself. It is well settled that effect of an accepting or qualifying proviso according to the ordinary rules of construction is to accept out of preceding portion of enactment or to qualify something enacted herein which but for the proviso would be. तो देखो इस लैंग्वेज को अगर हम देखें तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है. नॉर्मली हम समझे कोई भी प्रोविजन दिखाए कि आपको ऐसा ऐसा करना है ना, कि आपको से फॉर एग्जांपल ये प्रोविजन जो होगा, जो भी कंप्लाइंस आपको दे रखी है वो कंप्लाइंस आपको पूरा करना है. फिर लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट, है ना, नथिंग कंटेंट शैल एप्लीकेबल ऑन ओपीसी, ऐसे लिखा होता है. इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर पूरा कंप्लाइंस हमने पढ़ा है वो ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ओपीसी के अलावा सब पे एप्लीकेबल, जो भी आपने एक्सेप्शन दे रखा है वो. तो यहाँ पे एक्सेप्ट करके उन्होंने प्रोविजो डाल दिया, तो प्रोविजो का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया. अब नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, इसका मतलब होता है ओवरराइडिंग. ये हमने कई बार ये वर्ड पढ़ा है पूरे एंटायर लॉ के अंदर, बहुत तेरे बार ये वर्ड हम यूज कर चुके हैं. ओवरराइडिंग सेक्शन है ये, ओवरराइडिंग. बोले तो बाहर में जाए साहब, मैंने बोल दिया वो फाइनल, फुल फाइनल एंड बाइंडिंग है, कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो मेरी बात जरूर सुननी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग सेक्शन एंड दैट इज व्हाट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, है ना, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, है ना, without being opposed or prevented by, nevertheless, although, regardless of, मतलब कुछ भी बोल लो, ultimately overriding है ये. A provision in a statute beginning with the word notwithstanding anything contained is called a non-obstant provision. Non-obstant provision and is generally used in a statute to give an overriding effect. तो ये क्या देता है overriding, मतलब किसी सबसेक्शन में कुछ लिखा हुआ था तो भूल जाओ, अब ये वाली बात जो है वही आपको ध्यान रखनी है. तो ये कौन सा क्लॉज होता है, नॉन ऑब्स्टेंट प्रोविजन होता है, ओवरराइडिंग प्रोविजन होता है. टू अ पर्टिकुलर सेक्शन और द स्टैट्यूट एज अ होल, a non-obstant clause is used in a statutory drafting to create an exception to or override the provision which is phrase follows. अब है सब्जेक्ट टू. देखो पहला हमने नाम पढ़ा प्रोविजो, प्रोवाइडेड हमने कई सारे सेक्शन में पढ़ा है, नॉटविथस्टैंडिंग भी कई सारे सेक्शंस में आता है. अब है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मतलब ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये काम होगा. तो यहाँ पे क्या किया, कुछ कंडीशंस आई हैं, है ना, डिपेंडेंट कंडीशन, डिपेंडेंट ऑन conditions subject to the condition. The ordinary meaning of phrase subject to is being dependent upon, conditional upon, subordinate to, subservient to something else to happen or to be true, that on the condition of provisions of the specified section being observed or complied with, it is used to express the intention that when, while complying with one statutory provision, another provision relating to the subject matter also must be complied with. जैसे आपने कोई प्रोविजन पढ़ा, कोई भी प्रोविजन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, मतलब इसके साथ साथ आपको अदर सेक्शन भी फॉलो करना पड़ेगा, अदर प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ेंगे. मतलब ये आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी देखना पड़ेगा. देखिए ओवरराइडिंग सेक्शन में तो बाहर कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, आपको ये मानना है. सेकेंडली अगर आपको बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, तो इसका मतलब जो करंट सेक्शन में लिखा हुआ है वो तो मानना ही है, अलॉन्ग विद सब्जेक्ट टू द, जिसके सब्जेक्ट टू किया है उसको भी आपको मानना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर प्रोविजन एज वेल. आई होप ये सारे वर्ड्स आपने सुने हुए हैं, याद भी आ रहे होंगे. तो ये सब चीजें एड ऑन की गई हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में. नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, ऐसे लिखा नथिंग कंटेन शैल अप्लाई, है ना, इस तरह से लिखा हुआ होता है. तो नथिंग कंटेन क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें जो भी है वो एप्लीकेबल किस किस में नहीं होगा, है ना, मतलब नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई या नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई is frequently used in legislative drafting
Literally, it means anything contained in this preceding part of the section would not apply in a situation stated in the provision that begins with this phrase. तो इस respective जो केस में जो भी लिखा हुआ है वो कौन कौन सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होगा. नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल एप्लीकेबल इफ, ऐसे करके कुछ कंडीशन डाल दी. तो इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. कब कब नहीं एप्लीकेबल होगा वो कंडीशन इन्होंने डाल दी है. ठीक है, दैट इज व्हाट नॉन एप्लीकेबिलिटी. नॉन एप्लीकेबिलिटी है ना. तो ये पॉइंट इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. फिर है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट. ऐसा भी बहुत बार लिखा होता है विदाउट प्रेजुडिस. प्रेजुडिस मतलब अगेंस्ट में, डैमेजिंग है ना. तो किसी भी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को डैमेज किए बिना या फिर उसको उसके इम्पैक्ट को हटाए बिना, इस तरह का कोई भी है ना. द फ्रेज विदाउट प्रेजुडिस मीन्स विदाउट डिसमिसिंग, डैमेजिंग या अदरवाइज अफेक्टिंग, without detriment, harm. So when one provision say without prejudice to any other provision, it means that no other provision is affected by that provision or that other provision remain unaffected. मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टेंस की बात है. बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो कहीं भी लिखा है वो फॉलो करना. अगर कोई एक्सेप्शनल कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो ही ये बात हम मानेंगे, और अदरवाइज हमेशा क्या मानना है, नॉर्मल कंडीशन को ही मानना है. दिस इज अ क्वालिफाइंग फ्रेज used in statutory drafting in a provision to protect the operation of another provision. तो ये प्रोविजन जो है अदर प्रोविजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. जस्ट ऑपोजिट हो गया नॉर्थ वेस्ट स्टैंडिंग का. नॉर्थ वेस्ट स्टैंडिंग बोलता है बाकी कहीं भी कोई ना कुछ ना लिखा हो हमारी बात मानना. ये बोलता है सब जगह अगर कुछ भी लिखा हो तो वो मान लेना है ना, हमारी बात तो सबसे लास्ट में सुन लेना, ऐसा. इन अदर वर्ड्स बोथ द प्रोविजन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. अच्छा, दैट इज टू से, तो ये तो सिंपल क्लैरिफाइज है, क्लैरिफिकेशन के लिए. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन या प्रोविजन डेफिनेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीनिंग लिया जा रहा है वो रेस्पेक्टिव सेक्शन के लिए लिया जा रहा है, पूरे एंटायर एक्ट के लिए नहीं है. इट हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, इट अप्लाइज टू ओनली द रेलेवेंट सेक्शन प्रोविजन डेफिनेशन बट अप्लाइज टू द होल ऑफ इट. तो इसका मतलब ये पूरे एंटायर एक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये जो डेफिनेशन रेस्पेक्टिवली दे रखी है वो किसी रेस्पेक्टिव प्रोविजन के कंसर्न में ही दे रखी है. तो इसका लिमिटेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी बता रखा है कि ये यहीं पे एप्लीकेबल होगा और कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, और कहीं कोई और डेफिनेशन देखनी है तो वो देख लेना. नेक्स्ट, एज अ केस में भी द फ्रेज इज यूज्ड व्हेन इन अ प्रोविजन टू और मोर थिंग्स आर कवर्ड एंड द प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू बोथ और ऑल ऑफ देम. तो है ना, मतलब कोई भी दो बातें हैं एज द केस में भी, है ना. तो अगर ऐसा है तो ऐसा कर लेना, ऐसा है तो ऐसा कर लेना, समथिंग सॉर्ट ऑफ एज द केस में भी. शैल हम कितनी बार इंटरप्रेट करते हैं शैल को, तो शैल मीन्स कंपल्सरली मैंडेटरी एप्लीकेबल होगा ही होगा, मैंडेटरी. whereas में क्या है, डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी. तो दीज आर सर्टेन टर्म्स व्हिच आर बीइंग एडेड, जो हम वैसे भी इंटरप्रेट करते ही हैं जब हम एक्ट पढ़ते हैं. तो हमने ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन सीखा है इन सबका. एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ में इतने सारे सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें ये टर्म्स बिल्कुल नहीं है एज सच. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद ऑल दीज टर्म्स, राइट. चलिए लेट्स मूव फर्दर. रिफॉर्म्स ब्रॉट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसर्न में कुछ रिफॉर्म्स जो हैं, जो लाए गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो कौन कौन से रिफॉर्म्स जो हैं कंपनीज एक्ट में अलाउ किए गए हैं. The Enact of Companies Act 2013 allowed India to have a modern legislation for growth and regulation of corporate sector in India. The act was enacted in light of changing economic and business environment both domestically and globally. तो बेसिकली कंपनीज एक्ट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे ही डिपेंडेंट ना रहे, इंडिया के बाहर ग्रोथ भी कर सके. तो हम बिजनेस की ग्रोथ पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. तो इसीलिए इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इंडियन कंपनीज अलॉन्ग विद जो फॉरेन बिजनेस हैं उन सब के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, है ना. तो जो बिना फालतू के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव किए गए हैं, बिना फालतू बिजनेस में हर्डल किए जा रहे थे उन सबको हटाया गया है ना. Regulations improve corporate governance norms, enhances accountability on the part of corporates and auditors, raise level of transparency and protect interest of investors. देखिए जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेगा उतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल फंडिंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो करेंगे. वेयर एज कुछ कंपनीज की गलती की सजा
अच्छी कंपनी को भी भुगतनी पड़ सकती है। एक कंपनी ने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी किया तो इन्वेस्टर का डर लगेगा, उसको देख के बहुत सारे लोगों को डर लगेगा, फिर वो अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने में सोचेंगे 100 बार। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन सबको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट इज टू प्रोवाइड business friendly corporate regulation, pro business initiatives, e-governance initiative, good corporate governance in CSR, enhanced disclosure norms, enhanced accountability of management, stricter enforcement of law, audit, accountability, ये सारी चीजें जो हैं वो न्यू कंपनीज एक्ट के अंदर एड ऑन किया गया है। जनरल थ्योरी है। अभी डिफरेंट अमेंडमेंट्स जो आए हैं वो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अच्छा, अब एमसीए के अंदर कौन कौन लोग हैं ये बात देख लेते हैं। एजेंसीज अंडर एमसीए, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए है हमारा। तो उसमें प्राइमरीली कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एंड अदर एलाइड एक्ट्स एंड रूल्स रेगुलेशन फ्रेम देयर अंडर, मेनली फॉर रेगुलेशन द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो एमसीए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलता है। तो जहां भी बिजनेस कॉर्पोरेट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले कंपनीज एक्ट तो है ही, फिर कंपनीज एक्ट के अलावा एलएलपी और जो भी अदरवाइज अलाइड लॉज हैं उन सबको सही से मैनेज करने की जिम्मेदारी एमसीए की है। वो देखता है कि यहाँ पे सारे के सारे एक्ट्स जो है, रूल्स रेगुलेशन है, वो प्रॉपर्ली जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सब कुछ। Besides, it exercises supervision over the 3 professional bodies like ICAI, ICSI, ICWA, are constituted under 3 separate acts of parliament for proper and orderly growth of the professions concerned. तो ठीक है, ये तो है ही। और इसके अलावा जो CACS और CWA के हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स भी जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट हैं जो बकायदा प्रॉपर कंट्रोल देखते हैं। The ministry also has the responsibility of carrying out the functions of central government relating to administration of Partnership Act, Companies Donation to National Funds Act, Society Registration Act 1980, etc. तो ये सब कुछ भी। अब एमसीए में ही एक अथॉरिटी है आरओसी, नाम तो सुना ही होगा सबने, हमने पूरे एक्ट में भर भर के आरओसी के बारे में सुना है। आई होप सब लोग जानते हैं आरओसी। तो आरओसी लेवल पे कंपनी सारे इंटीमेशन आरओसी को ही करती है। डायरेक्ट टच में कंपनी के कौन रहता है, आरओसी रहता है, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज 75 ऑफ कंपनीज एक्ट मीन्स अ रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सब लोग इसमें फॉल कर रहे हैं। हैविंग द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनी एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शन अंडर दिस एक्ट। तो यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो भी सारे काम देख रहा है, कंपनी जितने भी इंटीमेशन दे रही है वो सारे के सारे किसको दे रही है, आरओसी को दे रही है। तो वो सारे काम कौन देख रहा है, आरओसी देख रहा है। आरओसी अपॉइंटेड इन द वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर वेस्टेड विद द प्राइमरी ड्यूटी। देखो सबसे लोएस्ट लेवल पे आरओसी काम करता है। कंपनी जितनी भी इंटीमेशन दे रही है, कंपनी जितना भी कुछ कम्युनिकेशन कर रही है वो किसके थ्रू कर रही है, आरओसी के थ्रू ही कर रही है ना। तो आरओसी और कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन रहता है हमेशा ही। प्राइमरी ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज एंड एलएलपीज floated in the respective states and union territories and ensuring that such companies and NLP comply with statutory requirements under the Act. These offices function as registry of records relating to companies registered with them, which are available for inspection by members of public on payment of the prescribed fee. The central government exercises administrative control over these offices through their respective regional director. तो ROC के ऊपर कौन है, आरडी। देखिए आरओसी तो स्टेट वाइज होते हैं और आरडी कौन होते हैं, रीजनल वाइज होते हैं, रीजन्स होते हैं, जैसे नॉर्दर्न सदर्न है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न, इस तरह से रीजन वाइज होते हैं। और आरओसी क्या होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं। अच्छा, 2 स्टेट ऐसे हैं जिसमें 2 आरओसी है, बाकी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें 2-3 स्टेट मिला के एक आरओसी बना दी, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज ये फॉर्म किए गए हैं। आरडी इज इन चार्ज ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजन, ईच रीजन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। They supervise the working of the offices of the ROCs and official liquidators working in their region.
They also maintain liaison with the respective state government and central government in matters relating to the administration of the Companies Act and LLP, है ना। तो बेसिकली आरडी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको पावर डेलीगेट किया हुआ है अपना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीजन वाइज अपने पावर डेलीगेट किया आरडी को, और वो आरडी जो है अपने रीजन में फॉल करने वाले जितने भी आरओसीज हैं उन सबको कंट्रोल करता है। जो भी लिक्विडेटर्स है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है ताकि आरओसी और ये लोग जो हैं वो अपना वॉलेंटरली आर्बिटरली कुछ काम करना स्टार्ट नहीं करते, इसलिए उनके कंट्रोल का काम कौन करता है? आरडी। Certain power of central government under the act have been delegated to RD. They have also been declared as heads of department. ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन था? एमसीए। एमसीए तो है ही है। एमसीए ने अपने कुछ पावर किसको डेलीगेट किए हैं? आरडी को। आरडी किसको कंट्रोल करता है? आरओसी को। और आरओसी किसको कंट्रोल करता है? कंपनीज को। राइट, दिस इज व्हाट द हायरार्की इज। तो इस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। तो कंपनी डायरेक्टली किससे कंट्रोल होती है? आरओसी से। आरओसी किससे हो रहा है? आरडी। और आरडी को नॉमिनेट किसने? एमसीए ने। ऑफिशियल लिक्विडेटर मींस लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 359 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 359 सबसेक्शन 1 फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट सो फार एज इट रिलेट्स टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय ट्रिब्यूनल द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी ऑफिशियल लिक्विडेटर, जॉइंट, डेप्यूटी, असिस्टेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर as it may consider necessary to discharge the function of the official liquidator। आप लोगों ने वाइंडिंग अप चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी, आपके एसबीसी में पूरा दे रखा है कंप्लीटली, कंपनीज एक्ट में भी दे रखा है। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है बेसिकली उसका काम क्या होता है? कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में हेल्प करना। तो जो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है उनका अपॉइंटमेंट भी करना तो पड़ेगा ही ना। तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एसएफआईयू। अब बेसिकली एसएफआईयू कौन होते हैं? जब कंपनी के अंदर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है और सीरियस नेचर की होती है तो वहां पे मामले स्ट्रेट अप इन्वेस्टिगेशन के लिए एसएफआईयू के पास जाते हैं। तो वो एसएफआईयू का सेटअप भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। मामला क्या हो गया? सीरियस ऑफेंस का हो गया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की पावर किसके पास होते हैं? एसएफआईयू के। The government is in the backdrop of major failure of non-banking financial institution, phenomenon of vanishing companies, plantation companies, and the recent stock market scam, had decided to set up serious fraud investigating office, a multidisciplinary organization to investigate corporate frauds. The organization has been established and it has started functioning since 1st October 2003. The SFIU is expected to be a multidisciplinary organization consisting of experts in the field of accountancy, forensic auditing, law, information technology, investigation, company law, capital market। तो different fields के जो expert लोग हैं वो इस respective committee के अंदर फॉर्म किए जाते हैं SFIU के अंदर। और जब भी इस तरह के कोई सीरियस मामले आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्टली मैटर किसके पास जाता है? SFIU के पास जाता है, फिर कोई और इंटरफेयर नहीं करता है। NFRA, ये टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। NFRA आपको याद ही होगा, जब भी कोई ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो सबसे पहले वो ICAI ने रिकमेंड किया तो किसके पास आता है? NFRA के पास जाता है। और फिर NFRA अपने रिकमेंडेशंस के साथ किसके पास भेजता है? CG के पास भेजता है। तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है NFRA के बारे में। तो लेट्स सी। NFRA was constituted on 1st October 2018 by Government of India under Section 132 subsection 1. As per subsection 2 of Section 132, the duties of NFRA are recommend accounting and auditing policies and standards to be adopted by companies for approval of CG। ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी रिकमेंडेशन आए हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, कहाँ से? ICAI से। तो वो रिकमेंडेशन किसको फॉरवर्ड करता है? CG को फॉरवर्ड करता है। मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड्स बना लिए गए हैं उनके एनफोर्समेंट कंप्लायंस को मॉनिटर करता है। Oversee the quality of services of professionals associated with the ensuring compliance with such standards and suggest measures for improvement in the quality services. Perform such other functions and duties as may be necessary। तो NFRA एकदम नया नहीं है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये हमारा ऑलरेडी कवर था। Sub Rule 1 of Rule 4 of NFRA provides that the authority shall protect the public interest and interest of investors, creditors, other associates with the companies or body corporate governed under Rule 3 by establishing high quality standards
of accounting and auditing and exercising effective oversight of accounting functions performed by the companies and bodies corporate and auditing functions performed by the auditors. तो ये सब चीजें मॉनिटर करने का काम किसका है? NFRA का है। तो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। देखिए बच्चों, हमने अब तक जो भी पढ़ा इनमें से एज सच हमने कुछ नई बातें नहीं पढ़ी हैं, कुछ नया नहीं सीखा है। हमने पूरे एंटायर कंपनी लॉ जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। हम ऑलरेडी जानते हैं एमसीए के बारे में, हम ऑलरेडी जानते हैं आरडी आरओसी के बारे में, हमने ऑलरेडी ऑफिशियल लिक्विडेटर के बारे में पढ़ा है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। और जो एक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए जो टर्मोलॉजीज यूज किए थे वो मैंने आपको कई बार बताई है ऑलरेडी। तो सिर्फ टेंशन में मत आना कि यार ये क्या क्या आ गया, हाँ, हम कैसे पढ़ेंगे। देयर इज नथिंग न्यू। कमिटीज के बारे में इन्होंने जरूर बता दिया, बैकग्राउंड वगैरह बता दिया, तो ठीक है, इट्स ओके। उसमें एज सच कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी नई नहीं थी हमारे लिए, राइट। यहाँ तक क्लियर है एकदम। नेक्स्ट है इसमें एनसीएलटी। एनसीएलटी ये नाम भी हम लोगों ने बहुत बार सुना है। बहुत सारे मामलों में हम एनसीएलटी से अप्रूवल लेते हैं। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले सीएलबी हुआ करता था, कंपनी लॉ बोर्ड, एंड इवन हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अभी वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अभी मामला डायरेक्टली आप एनसीएलटी के पास डाल सकते हैं। तो कंपनी लॉ के लिए स्पेशली, कंपनीज एक्ट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है और फास्ट रेजोल्यूशन होता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का। तो एनसीएलटी जो सेटअप किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, the setting up of NCLT and NCLT are the part of efforts to move to a regime of faster resolution of corporate dispute, thus improving the ease of doing business in India. The MCA on 1st June 2016 notified the constitution of NCLT and NCLT in exercise of powers conferred under section 408 and 410 of एनसीएलटी का भी जो सेटअप किया गया वो कंपनी एक्ट 2013 में किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते हुए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हैं वो फटाफट से यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाए और लोगों को ज्यादा हर्डल ना हो फॉर दैट से। नेक्स्ट जो यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशन दे रखे हैं बच्चों, डेफिनेशंस के कंसर्न में इंटरप्रिटेशन, जैसे डिफाइन, टू डिफाइन, टू डिफाइन इसका मतलब टू मेक इट क्लियर, टू मेक इट क्लियर। डेफिनेशन इसका मतलब है किसी को आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब ये होगा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, डिस्क्रिप्शन, दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। In relation to statute, definition given in a statute are those of certain words or expressions used elsewhere in statute. तो अगर किसी रेस्पेक्टिव एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर कोई रेस्पेक्टिव टर्म यूज किया गया है तो क्या समझना है, उसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग डेफिनेशन टू अवॉइड फ्रीक्वेंट रिपीटिशन ऑब्वियसली। अब अगर मान लीजिए रिलेटिव है, रिलेटिव को हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हर जगह जब भी हम रिलेटिव यूज करें उसका मतलब वही होगा। डायरेक्टर को एक बार एक्सप्लेन कर दिया, हर जगह वही मतलब होगा। तो यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्लेन डायरेक्टर अगेन एंड अगेन एवरीवेयर। तो एक बार एक टर्म को समझा दिया तो हर जगह फिर वही यूज किया जाता है, राइट। अब जो डेफिनेशंस होती हैं वो दो टाइप की यहाँ पे प्रेस्क्राइब की गई हैं, रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव, है ना। रेस्ट्रिक्टिव दैट मीन्स वुड मीन, मतलब बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक होती है एक्सटेंसिव, मतलब इंक्लूसिव, मतलब इसमें ये चीजें इंक्लूड की जाएंगी, मतलब थोड़ा सा इलैबोरेटिव होती है ना। तो व्हेन in a definition the word mean is used, it means is restricted to the scope indicated in definition section. It means definition is hard and fast definition and no other meaning can be assigned. That means जो लिखा है उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करना है और कोई भी वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं किए जाएंगे। Whereas include है तो include में फिर it includes this, तो काफी सारा wider scope डाला जाता है। The word include gives a wider meaning to the word or phrases in the statute. The legislature does not intend to restrict the definition. It makes definition enumerative but not exhaustive. That is to say, the term define will retain its ordinary meaning, may or may not compromise. The word includes by legislature shows the intention of the legislature that it wanted to give extensive and enlarged meaning to such expression. तो जहां जहां पे define लिखा हुआ है, मीन लिखा हुआ है, मीन इसका मतलब उसको बस इतना ही समझ लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर जहाँ इंक्लूड है तो इंक्लूड में बहुत सारी चीजें इंक्लूसिव हो सकती है। तो
एलैबोरेटिव मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखे हैं, आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कहाँ मीन है, कहाँ इंक्लूड है। देखो, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन पढ़ी ना मैं डायरेक्टर की, वहां पे क्या लिखा है, मीन्स। तो मीन्स मतलब बस यही पर्सन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट किया गया है, सिर्फ वही पर्सन क्या होगा, डायरेक्टर। ऐसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स, इन सबकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ज मीन्स राइट, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको वही समझना है और कुछ नहीं समझना है। Whereas बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, अब इलैबोरेटिव डेफिनेशन, क्या क्या इंक्लूसिव होगा। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, जो नहीं होगा वो एक्सक्लूसिव में डाल दिया। बुक एंड पेपर्स में इंक्लूड, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई। बुक्स ऑफ काउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स मेंटेन, है ना, तो ये सब कुछ आ गया। अच्छा, अब इससे अलावा भी कुछ ऐसे से मिलता जुलता कुछ आता है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जहां मीन आ गया उसमें बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट इंक्लूड्स एंड व्हाट मीन्स। डिपॉजिट की डेफिनेशन इंक्लूड्स लोन वोन सब कुछ, बट डज नॉट इंक्लूड तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। तो ये हमारी क्या हो गई, इलैबोरेटिव डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन, टाइम टू टाइम कुछ वर्ड्स हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन डाले जाते हैं, है ना। जैसे आपने कुछ रेस्पेक्टिव प्रोविजन पढ़ा, उसमें पर्टिकुलर सेक्शन में उससे क्या मतलब है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कंटेन इन अ पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर हमने जो बातें पढ़ी, देयर इज नो अमेंडमेंट एट ऑल। तो इसलिए बच्चों टेंशन में मत आना कि यार ये क्या क्या है। यहाँ पे सिंपली कुछ चीजें एड ऑन की गई थी चैप्टर 1 के अंदर। आप लोगों को जो मॉड्यूल मिले उसके बाद आईसीएसआई ने मॉड्यूल में कुछ चीजें एड ऑन कर दी, सप्लीमेंट कर दिया है। तो वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो हमने चैप्टर 1 के अंदर कुछ भी ऐसा विशेष बहुत नया नहीं पढ़ा, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री हमने जानी, कौन कौन सी कमिटीज के थ्रू रिकमेंडेशन आए टाइम टू टाइम। देन उसके बाद हमने सीखा कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो सेक्शंस में यूज किए जाते हैं। लाइक यहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग यूज किया जाता है, लाइक यहाँ पे सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड यूज किया जाता है ना। एज द केस में भी शैल, विल, में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, उन सबके मीनिंग इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने देखे, राइट। देन उसके बाद कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं उन सबके बारे में हमने पढ़ा। एमसीए है, आरओसी है, आरडी है, एनएफआरए है, एनसीएलटी, एनसीएलटी, ये सब लोग हैं। तो सबका क्या क्या पावर है वो सब कुछ हमने सीखा यहाँ पे, अलॉन्ग विद डेफिनेशंस के बारे में सीखा। तो ये सारी बातें हम लोग वैसे भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने क्लासेस में देख लिया है। तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेक्शन जो हमारा डिविडेंड का है, इसमें एक अमेंडमेंट है छोटा सा। ये अमेंडमेंट है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के रूल्स के कंसर्न में। तो रूल्स के कंसर्न में इन्होंने कुछ एक एड ऑन किया है क्लॉज। वो क्लॉज जो एड ऑन किया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी रूल्स 2014, इन रूल 3 इन सब रूल 2, आफ्टर क्लॉज एफ द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड, नेमली। जैसे आपको याद है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कुछ अमाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके लिए नाम दे रखे कौन कौन से अमाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं। तो उसी के कंसर्न में एक ये पॉइंट और एड ऑन करना है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो क्या एड ऑन करना है इसके अंदर, ऑल शेयर्स हेल्ड बाय अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 90। अब आप ये याद करो सेक्शन 90 कौन सा था। सेक्शन 90 था सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, SBO, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। याद आया सेक्शन। अच्छा, SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर में हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूटी बनती है किसकी, होल्डर की, कि जैसे उसने सिग्निफिकेंटली शेयर होल्ड कर रखे तो कंपनी को बताया, इवन कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोजर दे। अब मान लीजिए वहां पे कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है और नॉन कंप्लाइंस की वजह से अथॉरिटी ने क्या कर लिए हैं, ये शेयर्स अपने पास होल्ड कर लिए हैं। एंड ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ सच शेयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो जो भी शेयर्स वहां पे अथॉरिटी के पास है क्या करे उसका, उसको कहाँ ट्रांसफर करे,
इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करे। तो वैसे तो उसका सेटलमेंट वही होता है, बट यहाँ लिखा नहीं था इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का जो प्रोविजन उसमें नहीं लिखा हुआ था कि ये भी ट्रांसफर होगा। तो फाइनली उन्होंने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दिया है कि अगर सेक्शन 90 में कोई डिफॉल्ट है, अथॉरिटी ने उस रेस्पेक्टिव पर्सन के शेयर्स एक्वायर किए हैं और उस रिलेटेड बेनिफिट्स एक्वायर किए हुए हैं, तो ऑल द शेयर्स एंड बेनिफिट्स जो हैं वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना सा एक पॉइंट है जो आपको एड ऑन करना है। आई होप ये बात समझ में आ गई। कहाँ ऐड करोगे, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, वहां पे आपको ये ऐड करना है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा। तो अब इस अमेंडमेंट का एप्लीकेबिलिटी क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, तो हमने देखा कि एडिशनल पॉइंट ऐड ऑन हो गया है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट वही है जो सेक्शन 90 में कोई भी शेयर्स या उससे रिलेटेड बेनिफिट्स जो भी एक्वायर किए गए अथॉरिटी वहाँ जाएंगे फंड में। इसमें इम्पैक्ट वही दे रखा है दर्शक। In addition to the existing amount which shall be credited to the Investor Education Protection Fund, a new clause FA is inserted in Rule 3 subroute of IEPF, which states that all the shares held by the authority in accordance with proviso of Section 90, Section 9, and all the resultant benefits arising out of such share without any restriction shall also be credited. Okay? यही इसका इम्पैक्ट दे रखा है। अब यहाँ पे सेक्शन 90 के बारे में भी दे रखा है, थोड़ा सा तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या बोलता है। The company or the person aggrieved by the order of tribunal may make an application to the tribunal for relaxation or lifting of the restriction placed under subsection 8 within a period of 1 year from the date of such order. जब भी उसके शेयर्स एसबीओ का कोई डिफॉल्ट हुआ था और जब भी ऑर्डर इशू हुआ था कि उसके शेयर्स जो है वो अथॉरिटी एक्वायर कर लेगी, उसमें 1 साल का पीरियड है, 1 साल के अंदर क्या कर सकता है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर। Provided that if no such application has been filed within a period of 1 year from the date of order under subsection 8, तो फिर उस केस में अब उसने कोई अपील नहीं की, कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है, तो फिर such share shall be transferred without any restrictions to the authority constituted under section 125 subsection 5। ठीक है, वहाँ पे तो ऑलरेडी सेक्शन 90 में लिखा हुआ था, लेकिन कहाँ लिखा हुआ नहीं था, हमारे सेक्शन 125 में लिखा हुआ नहीं था, तो इसलिए वो जो डिफरेंस आ रहा था दोनों सेक्शंस के बीच में उसको गैप को फिल कर दिया, राइट। अब लेट्स मूव फॉर द CSR। There is no amendment। अमेंडमेंट के नाम पे हमने अभी तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट सीखा है, दैट इज व्हाट, डिविडेंड के केस में जो हमने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट पढ़ा था उसमें एक और पॉइंट ऐड करना, दैट्स इट, और कोई अमेंडमेंट नहीं था, बाकी हम सब चीज़ें एड ऑन ही पढ़ रहे हैं। CSR चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, यहाँ पे केस स्टडीज जो हैं वो आपके ICSI ने एड ऑन की हैं। तो अपूर्व नटवर एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ROC मुंबई का एक केस है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, क्या क्या नॉन कंप्लाइंसेस थे CSR के कंसर्न में, फिर उसके बाद मामला कहाँ गया, किस तरह से कंपाउंडिंग और बॉन्डिंग की एप्लीकेशन हुई, उन सब के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस केस। देखिए बैकग्राउंड क्या था, अपूर्व नटवर पारिक एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है ऑब्वियसली, कंपनी का नाम तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है ये, और 1959 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इट इज क्लासिफाइड एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड इज रजिस्टर्ड एट ROC मुंबई। ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनी है, स्टेटस हमें समझ में आ गया, प्राइवेट कंपनी, ROC कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग एंड ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ऑफ ट्रेवल एजेंसी, तो उस टाइप की एक्टिविटी, बिजनेस फर्म में आ गया हमें। द कंपनी हैड वॉलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135, तो CSR का जो प्रोविजन था वो नॉन कंप्लाइंस किया है, रीड विद सेक्शन 134 कंपनीज एक्ट 2013, रीड विद रूल 8 रिगार्डिंग CSR पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें जो है एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर वगैरह देना, CSR एक्सपेंडिचर के लिए कमेटी फॉर्म करना, एक्सपेंडिचर करना, ये सारे प्रोविजन का नॉन कंप्लाइंस। वेयर इन द कंपनी हैड नॉट मेड CSR एक्सपेंडिचर नहीं किए, और साथ ही में बोर्ड रिपोर्ट में बताया भी नहीं है ना कि हमने CSR एक्सपेंडिचर क्यों नहीं किए, राइट। तो डिस्क्लोजर्स के रिक्वायरमेंट में नॉन कंप्लाइंस है, अलॉन्ग विद एक्सपेंडिचर नहीं करने के कंसर्न में भी नॉन कंप्लाइंस। अब यहाँ पे क्या क्या इवेंट हुए, टाइमलाइन वो यहाँ पे देखते हैं एक बार। जनवरी 2018 में क्या किया इन्होंने, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल की NCLT के पास।
लेटेस्ट इवेंट हुआ जनवरी 2018 में। उससे पहले क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो बेसिकली दिसंबर 2017 में इनको एक नोटिस रिसीव हुआ था। नोटिस कहाँ से? आरओसी मुंबई। व्हाट? दैट कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135, 134 जो ऊपर सारे सेक्शन मेंशन थे। फॉर व्हाट पर्पसेस? नॉट स्पेसिफाइंग एनी रीजन फॉर अंडर स्पेंडिंग द सीएसआर अमाउंट इन बोर्ड रिपोर्ट, है ना। 2014-15 का फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें इन्होंने ना तो सीएसआर एक्सपेंडिचर किया और ना ही इन्होंने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दिया। एक्सपेंडिचर नहीं किया तो 135 का नॉन कंप्लाइंस, और डिस्क्लोजर नहीं दिया तो 134 का नॉन कंप्लाइंस। तो इसके कंसर्न में आरओसी मुंबई ने इनको एक नोटिस इशू कर दिया था। फिर जैसे ही उनको दिसंबर 8 में नोटिस मिला तो दिसंबर 16 में इन्होंने क्या क्या रिप्लाई किया, है ना। तो पर्सुएंट टू रिसीट ऑफ नोटिस द कंपनी सेंट अ रिप्लाई टू आरओसी एनक्लोजिंग डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ द कंपनी डेटेड 2 September 2015 issued by board of director of the company in respect of the company's activities for the financial year 2015 on February 1, 2018, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो बोर्ड रिपोर्ट वगैरह है वो बना करके आरओसी को सेंड कर दी। 3 January 2018 को thereafter the applicants receive another notice from ROC wherein the ROC has asked the company and the officer in default to file the necessary application in order to compound the above mentioned offence committed by them as per the procedure prescribed under the Companies Act 2013। तो भाई पहले तो ये बोला कि आपने क्यों सीएसआर कंट्रीब्यूशन नहीं किया और क्यों डिस्क्लोजर नहीं दिया, है ना। तो उसके कंसर्न में नोटिस दिया, फिर दूसरा नोटिस दिया कि भैया तुमने नॉन कंप्लाइंस किया है तो इसलिए तुम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करो। ये नोटिस दोबारा गया था जनवरी 3, 2018 में। तो इसीलिए जनवरी 10, 2018 को इन्होंने क्या किया था, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल की थी। अब क्या हुआ? इट इज सबमिटेड दैट एज पर सेक्शन 135 जो अमाउंट रिक्वायर्ड था स्पेंड करने का वो हमने स्पेंड किया towards CSR objectives in the financial year 15-16. However, in spite of having spent the requisite sum, the company inadvertently did not attach the CSR policy of the company to director's report. ठीक है, चलो मान लिया 135 का आपने कंप्लाइंस करवा दिया, लेकिन आपने फिर भी स्टिल बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर तो नहीं दिया, वो नॉन कंप्लाइंस तो है ही। In order to rectify the inadvertent error, the company has written to the ROC white letter dated February 9, 2018, whereby the company has informed ROC of the said violation। तो वहाँ पे अब उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हमसे नॉन कंप्लाइंस हुआ है, हमने डिस्क्लोजर नहीं दिया था, तो इस तरह का उन्होंने एक्सेप्ट किया। It is further submitted that to make default good, the board and its board meeting held on July 18, 2004 framed the CSR policy in accordance with the Schedule 7, और फिर उन्होंने बाद में Schedule 7 के हिसाब से जो कमेटी है वो भी फॉर्म की थी। साथ ही में इन्होंने क्या किया, submitted that the company had constituted CSR committee, framed the CSR policy as per the provisions and made the necessary disclosure as required under section 134 in the board report for the financial year 15-16। Consequently, the default has been made good। तो इसका मतलब अब जो भी डिफॉल्ट पहले हो चुका था 14-15 का वो अब नहीं है, अब हमने सारा डिफॉल्ट गुड कर ली है, कमेटी फ्रेम कर ली है, पॉलिसी बना ली है, अलॉन्ग विथ बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी दे दिया, राइट। ये सारे काम हमने कर लिए। तो अब ये सेक्शन 135 का रिक्वायरमेंट जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, तो उसको वापस रीड करने की जरूरत नहीं कि किन किन को एटलीस्ट 2% वो सारे प्रोविजन। देन उसके बाद 134 क्या बोलता है, बोर्ड रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन डालनी होती है। अब कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया यहाँ पे, जब आपने एप्लीकेशन लगा दी है तो जो बेंच है एनसीएलटी के पास आपने कंपाउंडिंग की पिटीशन फाइल की थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, देखो आपने मिस्टेक तो की है तो पनिशमेंट तो मिलेगा, कंपाउंडिंग अमाउंट तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। बेंच गॉन थ्रू द प्लीडिंग ऑन द रिकॉर्ड एंड सबमिशंस मेड बाय द अपूर्व नेटवर्क पारिक एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड आरओसी रिप्लाई हियरइन एंड सेड दैट द एप्लीकेंट या डिफॉल्टर हैड वॉलेटेड 134 and for the said violation the punishment is provided under section 134 subsection 8, right। आपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर नहीं दिया तो पनिशमेंट दे रखा है 134 subsection 8 में। तो ROC also reported that the company has made the said default good by formulating the CSR policy, constituting CSR committee and giving requisite disclosure as per the relevant provision act the board report of the company। तो एक बार तो नॉन कंप्लाइंस हो गया, लेकिन 15-16 में जाकर के आपने इसको गुड कर दिया। तो अब बेंच जो बोल रही है कि ठीक है यार अब तुमने मिस्टेक ठीक कर ली है, लेकिन पुराना जो डिफॉल्ट है उसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग फी, है ना।
The bench considered the entire record, clearing of application and submission of जो कंपनी थी हमारी उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव एंड इम्पोज अ कंपाउंडिंग फी कितने की 1 लाख रुपीज की ऑन कंपनी एंड 1 लाख ईच ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो गलती की तो सजा तो मिल गई, ऐसा तो है नहीं कि आप छूट जाओगे कि आपने गलती बाद में ठीक कर दी तो ठीक है। इसलिए कंपाउंडिंग अलाउ हुआ। कंपाउंडिंग अलाउ इसीलिए हुआ क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लिया। 15-16 से अब कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन 14-15 का मिस्टेक तो था, तो उस मिस्टेक के लिए तो आपको कंपाउंडिंग फी पे करनी ही पड़ेगी। आई होप ये केस स्टडी बहुत सिंपल सी आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या हुआ, कंपनी ने 14-15 के लिए सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं किया था, कमेटी नहीं बनाई थी, पॉलिसी नहीं बनाई थी, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी नहीं दिया। अच्छा, अब आगे सब्सिक्वेंटली आपने पेमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन 14-15 का जो डिफॉल्ट हुआ था बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर नहीं करने का, तो पनिशमेंट तो मिलेगा। तो उसके लिए कंपाउंडिंग अलाउ की गई और 1 लाख का कंपाउंडिंग फी कंपनी अलॉन्ग विद 1 लाख रुपीज ईच डायरेक्टर पे भी कंपाउंडिंग फी इम्पोज की गई। राइट। एक और केस स्टडी यहाँ पे दे रखी है, हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ था देखते हैं। हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड, प्रमोटेड बाय अग्रवाल फैमिली, द लीडिंग प्लेयर इन द स्टील segment in central India. The company's main business interests are in ferroalloy, power, mining, and it has its manufacturing facilities in Chhattisgarh, yeah, an area known for low-cost production of steel due to easy availability of raw material, cheap labor, supportive government policies. The company filed a compounding application before ROC Chhattisgarh, and the same has been forwarded to NCLT Mumbai along with ROC report. तो बेसिकली यहाँ पे जो हीरा पावर स्टील लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो उसका पूरा बिजनेस यहाँ पे बता दिया आपको, और साथ में इन्होंने भी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाई थी। अब क्या क्या हुआ था यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड। ROC has informed that this application was filed because the company had violated section 134 अगेन एनुअल रिपोर्ट जो थी, बोर्ड रिपोर्ट जो होती है, बोर्ड रिपोर्ट के में डिस्क्लोजर देने होते हैं, वो नहीं किया। रीड विद रूल 8 ऑफ CSR रूल्स 2014 where the company fails to give explanation for not spending the CSR amount for the financial year 14-15 in the directors। तो सिमिलर सा केस आ रहा है। Hira Power and Steel Limited submitted that due to inadvertent mistake the company has failed to comply with the provision of section 1 and were willing to comply with the provisions of the act bona fidely. They had made all endeavors to comply with the provision of the act. However, because of number of circulars which were issued by the MCA with respect to CSR, there was ambiguity in correct implementation of the provision. अब देखो इन्होंने किस पे, MCA के ऊपर ही जो है ठिकरा फोड़ने की कोशिश करी है। बोला कि यार MCA ने इतने नोटिफिकेशन निकाल दिए, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कब क्या करना था, कब क्या नहीं करना था। मतलब ये तो एकदम मस्त लोग थे, एकदम बोल रहे कि यार हम इतने कंफ्यूज हो गए, इतने सर्कुलर रहते कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ऐसा It is further stated that the company had constituted CSR committee as per the provisions of the act on August 2015 and made the necessary declarations in the director's report 1500। Again इन्होंने भी सेम वैसा ही काम किया जो लास्ट केस में हमने पढ़ा था। Consequently, default has been made good. It is also submitted that due to number of circulars notification issued by the government, the applicant or defaulters herein could not ascertain the actual position of CSR amount to be spent, and therefore the said contravention has happened. अब क्या हुआ देखो भाई, judgment. The bench said this provision regarding CSR is newly incorporated in the statute, and thereafter number of circular was issued. As a result of those circular, no clear clarification regarding the provision can be recorded by the company or its director. It is also noticed that the company had made good default by constituting CSR committee and by furnishing declaration. The determination of quantum of CSR responsibility can only be ascertained or qualified after finalization of accounts at the close of books of accounts of particular financial year. As a result, amount to be contributed for charitable purpose as CSR policy can be intimated to the concerned authorities thereafter only, that is after finalization of accounts of particular financial year. और इन पे कंपाउंडिंग अमाउंट कितनी लगी, 10,000 by each applicant defaulter and 50,000 in total was levied on the company। देखो कितना मस्त है ना, मतलब जब आपने अपनी एक्चुअल रियल पोजीशन बता दी, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आपने इतने नोटिफिकेशन निकाल दिए, तो इन पे 10,000 रुपये का फाइन लगा कंपाउंडिंग फी। और लास्ट केस में ज़्यादा होशियार बन रहे थे तो 1 लाख रुपये का इन पे कंपाउंडिंग फी। तो केस टू केस डिफर हो सकता है ऑब्वियसली।
चलिए इसमें एक और केस स्टडी जो ऐड किया है वो और देखते हैं हम। तो दोनों केस स्टडीज तो एकदम क्लियर है सबको। थर्ड केस स्टडी जो ऐड की गई है दैट इज व्हाट, मैसर्स श्री संतोष मीनाक्षी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी तमिलनाडु कोयम्बटूर। तो यहाँ पे अगेन एक प्राइवेट कंपनी है और इस प्राइवेट कंपनी ने भी कुछ ना कुछ कांड किया है सीएसआर कंट्रीब्यूशन के कंसर्न में। तो देखते हैं क्या कांड किया है, लेट्स सी। देखिए बैकग्राउंड देखते हैं एक बार। सबसे पहले श्री संतोष मीनाक्षी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड इज established in South India. The company has carved a niche of its own in the competitive yarn market. Santosh Meenakshi Textile Private Limited filed an appeal under Section 421 of Companies Act against the impinging order of NCLT. तो इन्होंने NCLT के अगेंस्ट में ऑर्डर कहाँ फाइल किया होगा, ऑब्वियसली सॉरी अपील कहाँ फाइल किया होगा, NCLT में। तो NCLT के अगेंस्ट में मैटर कहाँ गया है, NCLT। फाइन, ये बात यहाँ तक समझ में आई। By which the appellant company is held liable to spend the amount of CSR for the financial year 14-15। तो NCLT ने क्या ऑर्डर किया था, NCLT ऑर्डर्ड कि आपको 2014-15 का क्या पे करना था, CSR, टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली द नेट प्रॉफिट ऑफ 13-14। अब NCLT ने देखो क्या बात बोली कि 13-14 के प्रॉफिट के बेसिस पे 14-15 में आपको क्या करना था, कंट्रीब्यूशन। वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है 2% है ना, वो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स होता है। बट यहाँ पे NCLT ने इंटरप्रिटेशन में इतना बड़ा बिग मिस्टेक किया था कि NCLT इज सेइंग कि आपको 13-14 में जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देखो 13-14 में अगर कंपनी अट्रैक्शन में आ रही है, 3 लिमिट्स हमारी होती है, तो प्रॉफिट में अगर फॉल करती है तो इन दैट केस उसको 14-15 में CSR कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके CSR पॉलिसी बनानी होती है और कंट्रीब्यूशन करना होता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन करना कितना होता है, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स है ना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स, ना कि सिर्फ सिंगल ईयर का। सिंगल ईयर का प्रॉफिट कभी कंसिडर नहीं किया था। तो NCLT ने ऐसा बोला कि आपको 2014-15 में CSR कंट्रीब्यूशन करना था, किसके बेसिस पे, जो प्रीसीडिंग ईयर था सिंगल ईयर 13-14 उसके प्रॉफिट का परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना था, ऐसा NCLT ने बोला। The appellant company is held liable to adhere to the other provisions of Section 135 of the Act, and the company is permitted to file an application for revision of financial statement or board report after incorporating the information of CSR. अब appellant ने क्या किया, फाइल its financial statement along with board report with ROC. ROC observed the same and issued a show cause notice to the company as to why they have not complied with the Section 135. तो आपने CSR contribution क्यों नहीं किया, इस तरह का जो है शो कॉज नोटिस ROC ने उनको इशू किया था। और सेक्शन 134 वही एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर, जब आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो आपने रिपोर्ट में भी नहीं डाल रखा और फिर रीजन भी नहीं डाल रखे कि आपने क्यों कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो दोनों नॉन कंप्लाइंसेस कंपनी के बिहाफ में किए। द एपेलेंट फाइल्ड कंपनी पेटिशन बिफोर NCLT चेन्नई अंडर सेक्शन 131 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो उस वक्त यहाँ पे ROC के जो भी ऑर्डर्स थे उसके अगेंस्ट में यहाँ पे क्या किया उन्होंने, NCLT में पिटीशन फाइल की। द NCLT पास द इम्प्यून ऑर्डर। तो NCLT ने क्या ऑर्डर पास किया था उस वक्त, पेटिशनर कंपनी इज हेल्ड लाइबल टू स्पेंड द अमाउंट ऑन CSR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14-15 टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 13-14। तो ये जो था NCLT का ऑर्डर था जो कंपनी के अगेंस्ट में गया और उन्होंने ये बोला कि आपको सिर्फ 13-14 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे ही कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये तो कतई सही बात नहीं थी NCLT की, क्योंकि जब भी हम कंट्रीब्यूशन कराते हैं तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या जरूरी होता है, 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट देखा जाता है ना, इंस्टेड ऑफ सिंगल ईयर, राइट। ठीक है, अब कंपनी कहाँ पहुंच गई अपील में, ये आ गया NCLT। NCLT के पास मामला पहुंचा, आइडेंटिफाइज द इशू इन्वॉल्व एज वेदर द एपेलेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 ऑफ एक्ट और नॉट। पहला क्वेश्चन था कि पहली बात तो क्या कंपनी पे ये CSR कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता भी है कि नहीं होता है ना। तो CSR की एप्लीकेबिलिटी CSR है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। NCLT ऑब्जर्व दैट एज पर द एपेलेंट्स ओन कैलकुलेशन द नेट प्रॉफिट इज, ये प्रॉफिट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 5 करोड़ समथिंग का प्रॉफिट था। तो 5 करोड़ का अगर प्रॉफिट है
कौन सी ईयर में? 13-14 में। तो जैसे 13-14 में आपका 5 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस कर जाता है, वैसे ही आप CSR में फॉल कर जाते हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको क्या करना पड़ता है? CSR कमेटी बनानी पड़ती है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, कॉन्ट्रीब्यूशन करना। इज दिस ओके? Which is apparently more than 5 crore, that is threshold limit prescribed under section 135(1) of the act. So that is तो absolutely understood कि जैसे प्रॉफिट आप बता रहे हो उसके हिसाब से तो आप पे CSR एप्लीकेबल हो जाता है। एप्लीकेबिलिटी तो उन्होंने बोल दिया है क्योंकि प्रॉफिट क्या हो गया है? 5 करोड़ के क्रॉस चला। Companies covered under section 135(1) of the act and such appellant was liable to constitute CSR board for the year 14-15. Section 135(5) of the Act stipulates that board of every company who comes under Section 135(1) shall ensure that the company spends in every year at least 2% of what? Average net profit of the company made during the 3 immediately preceding financial year, है ना? तो यही प्रोविजन है हमारा CSR का। तो NCLT एकदम सही बोल रहा है अभी कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 साल का 2% आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। The net profit will be calculated as per section 198 that we already know कि जो भी प्रॉफिट निकाला जाता है ना, वो किसके हिसाब से निकालते हैं? सेक्शन 198, वो मैनेजर रेम्युनरेशन वाला जो सेक्शन है ना, मैनेजर रेम्युनरेशन के लिए जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं वही सेम यहाँ पे कैलकुलेशन एप्लीकेट होता है। एंड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स विल बी टेकन एज नेट प्रॉफिट, राइट। एप्लीकेबिलिटी एकदम क्लियर है क्योंकि प्रॉफिट में फॉल कर रहा है, तो अब आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है अगले साल मतलब 14-15 में। तो कितना करना है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 साल, ठीक है। फिर क्या हुआ? NCLT examines the next issue argued by the appellant that even if it is the company is deemed to be covered under section 135(1) of the act, then also it is not liable to expend any sum towards CSR in as much since the company had incurred losses in the financial year 11-12. अब कंपनी का क्या कंटेंशन है? 2011-12 में कंपनी में क्या था? लॉस। 2012-13 में भी कंपनी में क्या था? लॉस। और 2013-14 में कंपनी में क्या था? प्रॉफिट। और वो पूरे कितना? एक्सीडिंग 5 करोड़। तो कंपनी ऐसा बोल रही है कि हम पिछले 2 सालों में तो लॉस में थे, हम तो इसी साल प्रॉफिट में आए, हमारे पास पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ही नहीं है। तो जो प्रॉफिट ही नहीं है तो इन दैट केस हम लाइबल नहीं है, ऐसा कंपनी बोल रही है। लेकिन NCLT ने क्या बोला? NCLT ने क्या बोला? एंड द एवरेज नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर कम्स इन नेगेटिव। NCLT disagrees with the observation of NCLT which directed the appellant herein to spend the amount on account of CSR for the financial year 14-15, taking into account only the net profit of 13-14। तो ये बात तो NCLT ने भी बोल दिया कि भाई सिर्फ 13-14 के प्रॉफिट को कंसिडर करके और CSR कॉन्ट्रीब्यूशन कराना सही बात नहीं है, तीनों सालों का एवरेज ही लेना। ये बात तो NCLT की गलत है, ठीक है। As it is clearly against the mandate of law that the amount to be spent is to be at least 2% of the average net profit of the company made during the immediately preceding financial year in pursuance of the CSR policy। तो ये तो NCLT का जो जजमेंट था उसको तो सेटिस्फाइड कर ही दिया NCLT ने, लेकिन कंपनी बोल रही है कि हम लॉसेस में थे तो हम लाइबल ही नहीं है। तो उसके बारे में क्या बोला? NCLT observes that calculation submitted by the appellant company shows that in the last 3 years company is made a profit of 1.38 करोड़, है ना। जब हमने पिछले 2 साल के लॉसेस और करंट ईयर का प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया तो वो प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है? 1.38 करोड़ का निकल के आ रहा है ना। एंड एवरेज कितना आ रहा है उसका? 46 लाख समथिंग का एवरेज आ रहा है। इसका मतलब लॉस में नहीं हो भाई, तीनों सालों का जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट ही आ रहा है, 46 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, उसका 2% आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। एंड फर्दर दैट द कंपनी वुड नेवर बी कवर्ड अंडर द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग प्रॉफिट ऑफ 3 years। NCLT observed that the appellant has resorted to deducting the losses twice over to somehow arrives at negative figure। पता नहीं 2 बार उन्होंने डिडक्ट किया, क्या किया, किस तरह की कैलकुलेशन करी और नेगेटिव फिगर में आ रहे हैं। ये तो गलत कैलकुलेशन है, कंपनी की भी गलती है, NCLT की भी गलती है। NCLT ने सिर्फ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के लिए बोला, दैट इज रॉन्ग। और साथ ही में कंपनी बोल रही है कि हम तो नेगेटिव आ रहा है प्रॉफिट 3 सालों का, वो भी गलत है। तो यहाँ पे क्या किया? इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑन द CSR। NCLT states that the method of calculation of average net profit for immediately preceding 3 years as directed by the NCLT will not be applicable। वो तो ठीक है। NCLT further observes that the company is a defaulter. Company is also a defaulter for spending an amount on CSR activities during the year 14-15 since company has not constituted CSR committee and no proof substantiating the amount spent by the company on CSR activities has been placed। तो यहाँ पे कंपनी की भी गलती है, NCLT की भी गलती है, और उसके हिसाब से NCLT ने एक नया जजमेंट यहाँ पे दिया। तो जजमेंट में क्या बोला?
NCLT passes an order modifying the impugned order holding that the company is liable to constitute CSR of the board in terms of 1351 in 14-15 as net profit was more than 5 करोड़. ये बात तो क्लियर ही है. And further prescribed method of calculation कि कैसे कैलकुलेशन करना है. NCLT holds appellant liable to constitute CSR committee. Obviously जब आपके पर एप्लीकेबल हो गया तो कॉन्स्टिट्यूट तो करना ही था आपको. In terms of section 1351 as the net profit of the company exceeds the threshold limit. Prescribed method of calculation of average net profit for immediately preceding 3 years for the purpose of 135 subsection 5. तो यहाँ पे दोनों की गलती थी, दोनों को यहाँ पे एनसीएलटी ने डांट लगाई. तो यार ये क्या नाटक लगा रखा है. एनसीएलटी कहाँ फॉल्ट पे था? उन्होंने बोला ओनली 13-14 के प्रॉफिट के बेसिस पे आप सीएसआर कंट्रीब्यूशन करो, है ना. ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता. और कंपनी तो महान है, कौन सी सीएसआर कमेटी नहीं बना रही है. जब आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है तो क्या करना था? कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी, ठीक है, सीएसआर पॉलिसी, और साथ ही में क्या करना है आपको? साथ ही में क्या करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 इयर्स का कैलकुलेट करना है और उसका 2% कॉन्ट्री करना है, राइट. तो दिस इज द केस स्टडी. बहुत ही सिंपल सी केस स्टडीज यहाँ पे एड ऑन की गई है. तो सीएसआर में कोई अमेंडमेंट नहीं था भाई, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज ही एड ऑन की गई है. तो अभी तक हम अमेंडमेंट के नाम पे सिर्फ डिविडेंड वाला ही अमेंडमेंट देखे हैं, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट अभी तक एड ऑन हुआ नहीं है. होप आई होप यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से. तो हम लोगों ने अब तक कौन कौन से एडिशंस, चैप्टर 1 के एडिशंस देख लिए हमने. तो वो एडिशन एक्स सच कोई नया नहीं है, तो आप टेंशन में मत आना, वो सारा हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. उसके बाद जो हमने बात की चैप्टर 6 की, तो उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं दे रखा. सीएसआर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो सीएसआर के अंदर भी हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज ही पढ़ी है, और वो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट ही है, तो टॉपिक और क्लियर ही हो गया हमें. तो यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों, है ना. तो इसलिए टेंशन में मत आना कि ओहो इतना सारा अमेंडमेंट नहीं है. अमेंडमेंट लिटरली नहीं है, अमेंडमेंट बहुत ही नॉमिनल है. सिर्फ और सिर्फ आईसीएसई ने मॉड्यूल में नया कंटेंट ऐड किया है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, राइट. यहाँ तक क्लियर है? डन है यहाँ तक?